हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 देखते हैं। पाठ का नाम है परिवर्तनकारी वाह्य शक्तियाँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों या नए हों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने छठा पाठ नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग 7वां पाठ देखते हैं। पाठ का नाम पहले ही बता दिए आपको, परिवर्तनकारी वाह्य शक्तियाँ। हम लोग आइए हम लोग जानेंगे अपक्षय किससे कहते हैं, उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझ सकेंगे, तल संतुलन की विभिन्न क्रियाओं की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा में हम लोग देखेंगे निम्नीकरण और अधिविधि में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। चौथा में हम लोग देखेंगे नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरों के कार्यों को समझ सकेंगे। पांचवा में हम लोग अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्यों द्वारा निर्गत स्थलाकृतियों को समझ सकेंगे। मृदा निर्माण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अपरदन तथा उसके संरक्षण के उपायों को समझ सकेंगे। आइए हम लोग इसमें देखते हैं आगे। प्यारे बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा अस्थायी नहीं रहता, वह बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। ये शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमारा धरातल जो है कि इसका स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। ये दो प्रकार से बदलती हैं। पहले एक आंतरिक शक्ति मतलब पृथ्वी के अंदर होने वाली शक्तियाँ और दूसरा बाह्य शक्तियाँ जैसे वर्षा और जल, हवा आदि इत्यादि के कारण। आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर कोई न कोई नई स्थल आकृतियाँ का निर्माण करती हैं। और जो में आंतरिक शक्तियाँ जैसे प्लेट का खिसकना, भूकंप के कारण क्या होता है, नई स्थल आकृतियों का, नए स्थानों का निर्माण होता है। जबकि बाह्य शक्तियाँ उन स्थल आकृतियों में परिवर्तन करने में जुड़ जाती हैं। और हमारा बाह्य शक्तियाँ क्या करती हैं, उन जो स्थलाकृति बनी है उनमें धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं। आंतरिक शक्तियों के बारे में पिछले पाठ में हम अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ में बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले पाठ में जो कि आंतरिक शक्तियों के बारे में देख रहे थे, भूकंप, प्लेटों का खिसकना, और हम लोग इस पाठ में क्या करेंगे, बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में देखेंगे। बाह्य शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्यारे बच्चों, बाह्य शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। प्रथम, वे जो चट्टानों को अपने ही स्थान पर कमजोर कर तोड़ फोड़ करती है। देखिए, जो भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटता है तो ये सब आंतरिक शक्तियाँ हैं। लेकिन बाह्य शक्तियाँ में प्रथम शक्ति वो जो लावा के द्वारा या ज्वालामुखी के कारण जो चट्टान एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती है उन्हें कमजोर करके क्या करती है, तोड़ती है। दूसरी वे जो उन टूटे फूटे चट्टानों, टुकड़ों व कणों को मूल स्थान से हटाकर निचले भूभागों में जमा करती है। और दूसरी शक्ति क्या करती है, उससे अगर वो टूट जा रही है तो उसे हटाकर नीचे ले जाएगी, या तो पानी के द्वारा बहा दें या हवा के द्वारा, वो क्या करती है, नीचे भूभाग में जमा करती है। नदियाँ, पौने, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरें दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हैं। दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हम कौन है, हमारा नदियाँ हो गया, पौने हो गया, भूमिगत जल हो गया, बर्फ के पहाड़ हो गया, समुद्री लहरें हो गए। ये सब क्या है, हमारी दूसरी प्रकार की शक्तियाँ हैं जो स्थल आकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये क्या करती है, हमारे स्थल आकृतियों के स्वरूप में आकार में परिवर्तन करती हैं। इनमें प्रथम प्रक्रिया को अपक्षय तथा द्वितीय प्रक्रिया को अपरदन चक्र कहते हैं। हम लोग इसके प्रथम प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया को अपरदन चक्र कहते हैं। हम लोग पहले अपक्षय के बारे में देख लेते हैं। अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय का क्या था, जो चट्टान होती हैं वो टूटती हैं, बिगड़ती हैं और एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम
यह ऋतु के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। चट्टान किस प्रकार से टूटती है? इस टूटने में जो कि हमारा मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा और हिम मौसम के मुख्य तत्व हैं। तापमान के कारण चट्टानें टूटती हैं, वर्षा के कारण भी टूटती हैं, पाला, कोहरा के कारण, हिम मौसम के कारण भी ऐसे चट्टानें टूटती हैं। इसलिए इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियाँ कहते हैं। ये सब सभी क्या है? सब ऋतुएं हैं, इसलिए इन्हें क्या है? ऋतुकारी अपक्षयकारी शक्तियाँ कहते हैं। धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। प्यारे बच्चों, जब जो कि ज्वालामुखी के कारण लावा पत्थर बाहर निकलते हैं चट्टानें, तो उनका अपक्षय उसी तरह तुरंत स्टार्ट रहता है। धीरे धीरे मौसम के संपर्क में आते हैं तो उनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है। प्रत्येक चट्टान में क्या होता है? किसी न किसी खनिज का अंश होता है जो रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है। और ये क्या करते हैं? रासायनिक परिवर्तन में सहायक करते हैं। आप पूछेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, हम उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। चट्टानों का विघटन टूट-फूट, तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो चट्टानें हैं क्या है? ये खड़ी हुई हैं, तो गर्मी में जो है कि क्या होता है? ये फैलती हैं। क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। और जैसे ही ठंड पड़ेगा रात में सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ने और फैलने के क्रिया में इसमें क्या होता है? आपस में देखिए यहाँ दरार आ रहा हुआ है। इस दरार के कारण धीरे धीरे क्या होती हैं? टूटती रहती हैं। इससे क्या होता है? इनका अपरदन हो जा रहा है, क्षय हो जा रहा है। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन की प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चट्टानों का विघटन क्या है? एक यांत्रिक क्रिया अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि अपघटन एक क्या रासायनिक परिवर्तन है। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुत्थे जाते हैं कि पहले ही उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे चट्टानों में खनिजों के तत्व कण इस तरह से होते हैं कि पहले उनका अस्तित्व में दिखाई नहीं देता। जैसे बॉक्साइट होता है, उसमें से एल्युमिनियम निकलता है, फिर होता है उसमें से लोहा निकलता है। इससे पहले ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाद में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब पानी गिरता है तब चट्टानों के कुछ खनिज घुलकर बह जाते हैं और कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है। जब पानी बरसता है तो क्या, तो कुछ घुल जाते हैं और कुछ का रूप चेंज हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति में विघटन और अपघटन की क्रियाएं साथ साथ अपने ही स्थान पर चलती रहती है। इसी प्रकार प्रकृति में विघटन और अपघटन घुलने की क्रिया लगातार चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। मतलब चट्टानों का टूटना, पिघलना, ये सब क्या कौन सी क्रिया कराती है? हमारा अपक्षय कराती है। इस प्रक्रिया में ऋतुओं का भी सहयोग रहता है, इसलिए इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। और इस अपक्षय की प्रक्रिया में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? हमारे मौसम का होता है, ऋतुओं का होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है, इसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय क्या है? एक स्थानीय प्रक्रिया, मतलब एक किसी स्थान पर होता है, जहाँ वो है उसी जगह होगा। इसमें चट्टानों का विघटन तथा अपघटन उसी स्थान पर होता है, किसी दूसरे जगह नहीं होता है। हम लोग अपक्षय के प्रकार देख लेते हैं। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपक्षय भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। हम लोग जो कि भौतिक अपक्षय देख लेते हैं। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई भी चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के अपने आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टानें फैलती है, जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तब सिकुड़ जाती है। इस प्रकार
फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब मौसम परिवर्तन होता है, जब अधिक गर्मी पड़ेगा तो क्या होंगे, चट्टानें फैल जाएंगे। जैसे ही अत्यधिक तापमान गिर जाएगा तो वो सिकुड़ जाएंगे। इस फैलन और सिकुड़ने में उनके बीच क्या होती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के कारण वे चटक जाती हैं, और ये दरारें धीरे धीरे चौड़ी होकर क्या हो जाती है, टूटकर अलग हो जाती है। कुछ समय बाद इसी प्रक्रिया में से उनमें टूट फूट होती रहती है, अंत में उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुछ गोलाकार चट्टाने की ऊपरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतरकर धीरे धीरे वहीं चूरा होती है, और कुछ प्याज जो गोलाकार चट्टाने होती हैं, उनको ऊपरी परत में क्या होता है, फैलाव होगा, सिकुड़न होगा, इससे धीरे धीरे वो तह बाई तह निकलती रहती है। अधिक ठंडे प्रदेशों में चट्टाने की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है, जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, जिससे संधियां और अधिक चौड़ी होती जाती हैं और अंत में टूट जाती हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक चट्टानें जल में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं, गल जाती हैं या जंग खा जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल रूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या चूर होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। प्यारे बच्चे, इस परिवर्तन में जो है कि जैसे वो परिवर्तन का मान लीजिए चूना का पहाड़ है, जिसमें गंधक है, सेंधा नमक है, ये क्या करते हैं, ये इसकी चट्टानें पानी में घुल जाती है और घुल कर धीरे धीरे बह जाती है और क्या करते हैं, और इकट्ठा होकर क्या करते हैं, किसी नए पदार्थ को जन्म देती हैं। इस प्रकार के हम लोग परिवर्तन अपक्षय को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इनमें नमी और वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं का ना पानी और वर्षा का क्या होता है, बहुत योगदान होता है। इन्हीं के कारण ये बह कर दूसरी जगह जाती है और इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। अब हम देख लेते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। देखिए जैविक अपक्षय किसके कारण होगा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चढ़ाकर उन्हें तोड़ देती हैं। हमारा वृक्ष उस पर पहाड़ पर उग रही है, तो जो चट्टाने के बीच में जोड़ होता है उनमें पहुंचती हैं और उसे क्या करती हैं, अधिक चौड़ा कर देती है, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए, जीव नरम चट्टानों को तोड़ने, फोड़ने और खींचते हैं। और हमारा चूहा भी हो गया, दीमक भी हो गया, चींटियां भी हो गया, ये सब नरम चट्टानों को क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ते फोड़ते रहते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़ फोड़ करता है। इस प्रकार के अपक्षय को हम लोग जैविक अपक्षय कहते हैं। हमारा मनुष्य भी क्या करता है, कृषि के लिए मतलब खेती करने के लिए, मकानों के निर्माण के लिए, सड़क के निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़फोड़ करता है और उसे निकाल कर वहाँ से अपने यहाँ लाता है। इस प्रकार के हम लोग परिवर्तनों को अपक्षय क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा में के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चट्टानों के विघटन के अलावा मृदा के निर्माण में भी इनका क्या था, एक महत्वपूर्ण निर्माण विभाग क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि विखंडित चट्टानें ही महीन कण ही तो मृदा में होते हैं। देखिए विखंडित चट्टान जब जो कि बहुत महीन कण बन जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, मृदा का हमारा निर्माण हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं तल संतुलन या अपरदन चक्र हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या कहते हैं, अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनच्छादकारी शक्तियाँ भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। इससे ही अपरदन चक्र कहते हैं। जैसे नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें समुद्र तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तल संतुलन के कार्य को दो भागों में बांट सकते हैं। हम लोग संतुलन के कार्य को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो कार्यों में भाग सकते हैं। पहला निम्नीकरण और दूसरा उच्चयन।
देख लेते हैं इसको। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खरोंचकर या काटकर उनको अपने मूल स्थान से हटा देता है। जब अपरदन की क्रिया द्वारा क्या होता है, चट्टानें घिसती हैं, खरोंचती हैं, अपने मूल रूप से हट जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रकार क्या होगा, जो ऊंचा स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपरदन के कारण, क्षय के कारण ये नीचे होते जाएंगे। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। देखिए ऊंचा स्थान जब धीरे धीरे क्षय हो रहा है तो क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ये है, ये धीरे धीरे चट्टान टूटकर नीचे बह रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसका ऊंचाई घट रहा है। लेकिन ये जहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से पानी की सहायता से समुद्र के तली में, तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, अधिवृद्धि हो रहा है। यहाँ नीचा हो रहा है और यहाँ उठा हो रहा है। ऊंचे स्थान से विघटित तथा अपघटित पदार्थों को निचले भागों तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। देखिए ऊंचे स्थान पर जो अपक्षय के कारण छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, उसे निचली स्थानों पर ले जाने वाले क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। वो कैसे जाते हैं, हवा के कारण जो आती है, पानी की सहायता से जाती हैं। निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरदित पदार्थों के जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। और जो है कि पानी की सहायता आकर नीचे क्या हो रही, जमा हो रही है, हम लोग इससे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अपरदित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को उच्चयन कहते हैं। देखिए जब ऊपर से मिट्टी बालू नीचे बहते हुए पानी में आएगा तो वहाँ इकट्ठा होता जाएगा, वो ऊपर बढ़ता जाएगा। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उच्चयन कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। धरातल के चौरस और समतल होने को तल संतुलन कहते हैं। अब हमारा ऊंचा और नीचा दोनों भाग अगर बराबर हो जा रहा है तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, तल संतुलन कहते हैं। इसमें निम्नीकरण और अधिवृद्धि दोनों क्रियाएं सम्मिलित हैं। इस प्रक्रिया में हमारा निम्नीकरण और मतलब चट्टानों का टूटकर गिरना और नीचे जमा होना, दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित है। अपरदन के द्वारा धरातल के घिसने को निम्नीकरण और गड्ढों को भरकर ऊंचा करने की प्रक्रिया को हम लोग अधिवृद्धि कहते हैं। जैसे अपरदन टूटने के कारण जब चट्टान खिसकर उसकी ऊंचाई कम होती है तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, निम्नीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और वह पानी की सहायता से बहकर जमीन की पेदी में जा रहा है गड्ढों में, और वहाँ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, अधिवृद्धि कहते हैं। बढ़ते हुए जल अथवा नदी के कार्य हम लोग देख लेते हैं। ये परिवहन का काम बहुत अच्छे से करती हैं। वर्षा जल के कुछ भाग जल वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है तथा अधिकांश भाग धरातल पर बहता हुआ नदी नालों में पहुंच जाता है। बहता हुआ यही नदी जल के रूप में तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। देखिए वर्षा का जल है जो वाष्प बनकर कुछ उड़ जाता है, कुछ रिस कर जमीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन कुछ भाग, अधिकांश जो भाग होता है वो क्या था, पृथ्वी के धरातल से बहता हुआ पानी नदी नालों में जाता है। और इन्हीं नदी नालों में जो है कि पानी की सहायता से मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़ बहकर तली में बैठ जाते हैं। नदियों का कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यों को, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ क्या उद्गम स्थल से लेकर जहाँ तक वो जाती हैं विभिन्न प्रकार का स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। नदियों का प्रवाही जल तीन तरह के धरातल को प्रभावित करती हैं। नदियाँ प्रवाही जल तीन प्रकार के धरातल को प्रभावित करती हैं, जिन्हें नदी के तीन कार्य कहा जाता है। हम लोग नदी के तीन कार्य कहते हैं। पहला अपरदन, दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेपण। मतलब ये तीनों कार्य कौन करता है, हमारी बहती हुई नदियाँ करती हैं। हम लोग अपरदन देख लेते हैं। बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाली विखंडित चट्टाने पदार्थों को नीचे की ओर ला जाती हैं। देखिए बहता हुआ जल उसके
सामने जो आएगा छोटे छोटे चट्टानें बाहर कहाँ ले जाएंगी, नीचे क्यों ले जाएंगी। नदी मार्ग में ये पदार्थ अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं द्वारा आते हैं। ये किसके कारण होता है, अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। इन पदार्थों को नदी का भार कहा जाता है। इन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, नदी का भार कहते हैं। यह भार घर्षण और औजारों के रूप में काम करता है। ये भार घर्षण के औजारों के रूप में काम करता है। ये पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को घिसकर काटने का काम करते हैं। घर्षण के कारण क्या होगा, नदी के किनारे धीरे धीरे कटते हैं, जिससे नदी का तली गहरी और पास चौड़ा हो जाता है। ये कटने का क्या होगा, नदी का तली जो कि क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा और उसका भाग क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही अपरदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन कार्य नदी में जल की मात्रा, नदी का वेग, नदी का ढाल और चट्टानों की बनावट पर निर्भर करता है। अपरदन की प्रक्रिया किस पर निर्भर करता है, नदी की में जल की मात्रा जितना होगा, नदी का बहाव जितना तेज होगा, नदी का ढलान जितना तेज होगा, चट्टानों की बनावट जिस प्रकार से होगी उस पर निर्भर करता है। नदी अपरदन 4 प्रकार से होता है। नदी अपरदन कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। इसमें हम लोग पहला देखते हैं अपघर्षण। बहाव के चट्टानी टुकड़े तली और किनारों को खींचते हुए घसीटते हुए चलते हैं, इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। देखिए जब नदी में पानी बहता है तो तली में और किनारों क्या करता है, खींचते हुए आगे चलता है। दूसरा क्या होता है, जैसे मिट्टी उट्टी है पानी में घुल कर और क्या करती है, वो पानी की सहायता बह जाती हैं। तीसरे का भौतिक दाब शक्ति, और नदी दाब लगाता है चारों तरफ ऊपर नीचे, तो क्या करती है, चट्टानों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है जिससे वो धीरे धीरे कटती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। चौथा हुआ हमारा सन्निकट संघर्ष। लुढ़कते हुए कंकड़ पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिससे उनमें और अधिक टूट फूट और आपसी घर्षण होता है। मतलब मान लीजिए छोटे छोटे चट्टान आपस में टकराते हुए नदी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिससे वे और टुकड़े होते चले जाते हैं। इन चारों प्रक्रियाओं से नदी धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। हम देखते हैं अपरदन से निर्मित स्थल आकृतियाँ। नदी के ऊपरी भाग में अपरदन का कार्य अधिक संपन्न होता है। देखिए नदी के ऊपरी भाग में अपरदन अधिक होता है, जहाँ से नदी बहेगा। इसमें महाखंड या गार्ज, केवियन और भी आकार की घाटी, जलवर्तिका, छिप्रिकाएँ, जलप्रपात का निर्माण होता है। इससे क्या उनको ये सब विभिन्न प्रकार के निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं महाखड्ड। हम लोग महाखड्ड में देखते हैं अपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना है। इस भाग में जलवेग अधिक होने से चट्टानें के टुकड़े अपनी तली खींच कर गहरा कर देती है। इस कारण नदी गहरी कंदराएं महाखड्ड या कैनियन का निर्माण करती है। देखिए जैसे नदी बह रही है तो कि अधिक वेग के कारण क्या इसको तली को गहरा करते हुए चली जाती है। हम लोग आकार घाटी देख लेते हैं। नदी के अपरदन का कार्य लक्ष्य अपने आधार तल पर पहुंचना होता है। उस झील या समुद्र के तल जिसमें वह गिरती है नदी अपरदन का धरातल कहते हैं। नदी अपरदन घाटी को गहरा और किनारों पर चौड़ा करती है, इससे भी आकार की घाटी कहते हैं। देखिए ये है हमारी भी आकार की घाटी। हम लोग जलप्रपात देख रहे हैं। जब नदी का जल किसी चट्टान कागज से ऊपर से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात कहते हैं। देखिए ये कठोर चट्टानें हैं, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है तो धीरे धीरे क्या है अपरदित हो रही है, धीरे धीरे यहाँ से नीचे बह रही है। तो आगे देख लेते हैं परिवहन कार्य। जो नदी चट्टाने क्या करते हैं, परिवहन कार्य करते हैं, उसे बहाकर दूसरे स्थान से ले जाती है। मान लीजिए यहाँ छोटी नदी से उद्गम है तो ये क्या करेगा, यहाँ से छोटे छोटे चट्टाने हैं तो ये पानी इसको बहाकर अपने इसको समुद्र में धीरे धीरे ले जाएगा।
हम लोग आगे देख लेते हैं, निपेक्षक कार्य देख लेते हैं। जब नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मंद ढाल होने से प्रवाह गति मंद हो जाती है। देखिए, जब नदी ऊपर से पहाड़ों पर से निकलकर धरातल समतल पहुंचती है, उसका प्रवाह क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और वहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं, मिट्टी छोड़ने लगती है और वहाँ मिट्टी जमा होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। जलोढ़ पंख, नदी ढाल पर्वतीय भाग जैसे ही समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती है, उसका वेग घटने से उसके ऊपरी वहन क्षमता मंद हो जाती है, जिससे वजनी पदार्थ घाटी के मुख के बाहर अर्धवृत्ताकार पंख के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे जलोढ़ पंख कहते हैं। देखिए, ये जमा हुआ है। यहाँ से पानी खूब तेजी से आ रहा है और यहाँ समतल है, तो क्या करें, यहाँ का ये इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखते हैं, गोखुर झील, जब नदी खुले समतल मैदान में बहती हुई तो उसके प्रवाह का वेग बहुत मंद हो जाता है। जरा सी रुकावट से प्रवाह इधर उधर मुड़ जाता है। यही नदी का मार्ग अत्यंत घुमावदार हो जाता है। देखिए, हमारा ये घूमते हुए नदी जा रही है। पर ये हल्का घूमी, फिर इससे हल्का घूमी और फिर यहाँ ज़्यादा घुमावदार हो गया और फिर यहाँ क्या हुआ, झील का निर्माण करके फिर हमारा ये रास्ता पानी सीधे बहने लगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। डेल्टा, जब नदी निचले भाग में किसी झील या समुद्र से मिलती है तो उसका वेग बहुत ही मंद हो जाता है, जैसे जल प्रवाह रुक सा गया हो। जब नदी समतल भागों में समुद्र में मिलता है तो उसका प्रवाह क्या बहुत धीमा हो जाता है। वहाँ धीरे धीरे मिट्टी हमारा इकट्ठा होने लगता है और मैदान का निर्माण करता है। हम लोग देख लेते हैं आगे। हम लोग आगे देखते हैं हिमानी के कार्य। जिन प्रदेशों में तापमान समय हिमांक से नीचे रहता है, तो जिन प्रदेशों में तापमान बर्फ जमने के नीचे रहता है, वहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है। वहाँ कैसे वर्षा होगा, बर्फ के रूप में होगा, जिसे हिमपात कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। ऐसे प्रदेश हिमाच्छादित प्रदेश कहलाते हैं, मतलब बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। वहाँ सदैव हिम की परत जमी रहती है। हिम क्षेत्रों की स्थिति सदैव हिम रेखा के से ऊपर होती है। हिम रेखा एक ऐसा समताप रेखा है जिसके ऊपर हिम का अस्थायी क्षेत्र पाया जाता है। हिम रेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान नहीं रहती है। ध्रुवीय प्रदेशों में हिम रेखा समुद्र की सतह के पास पाई जाती है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में वो अधिक ऊंचाई पर रहती है। हिमालय पर 4250 मीटर ऊंचाई पर हिम रेखा पाई जाती है। देखिए, हिम रेखा जो होती है उसके ऊपर ही हमेशा बर्फ जमता रहता है। तो पृथ्वी पर सभी जगह जो है कि हिम रेखा समान नहीं रहती है। कहीं अधिक ऊंचाई पर होता है तो कहीं थोड़े ऊंचाई पर होता है। वहीं हिमालय पे जो है कि समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पे होता है। हम लोग हिमानियों के प्रकार देख लेते हैं। खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। देखिए, बर्फ जो है कि धीरे धीरे पिघल कर खिसक रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, हिम नदी कहते हैं। उत्पत्ति क्षेत्रों तथा स्थिति के आधार पर हिमानियों दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है। हिम नदियाँ कितने वर्गों में विभाजित किया जाए, दो रूपों में, महाद्वीपीय हिमानी और घाटी हिमानी। दो रूपों में। पहला महाद्वीपीय हिमानी। महाद्वीपीय हिमानियाँ देख लेते हैं। हिमाच्छादित बड़े क्षेत्रों को महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ऐसी हिमानियाँ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय हिमानियाँ कहते हैं। हम लोग घाटी हिमानी देखते हैं। ऊंचे पर्वतीय भागों में हिम राशि घाटी में खिसकने लगती है तो ऐसी हिमानी को हिमानी घाटी हिमानी कहते हैं। देखिए, जैसे ऊंचे पर्वतों पर धीरे धीरे क्या बर्फ खिसक रहा है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, घाटी हिमानी कहते हैं। भारत में सबसे लंबी
हिमानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सियाचिन हिमानी है और भारत में कहाँ पाया जाता है? सियाचिन में पाया जाता है, जो 72 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितना है? 72 किलोमीटर है। हिमानियों के खिसकने की गति बहुत मंद गति से होती है और इनके खिसकने की गति क्या होता है? बहुत ही धीमा होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हिमानी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ। बहते हुए जल और भूमिगत जल की तरह हिमानी भी अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करता है। जिस प्रकार बहता हुआ जल जो कि अपरदन, परिवहन, निक्षेपण कार्य करता है, उसी प्रकार से हिमानी आकृतियाँ भी इन सभी का कार्य करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। पहले अपरदन कार्य देख लेते हैं हिमानिया के। हिमानी जब आगे सरकती है तब उसके प्रथम प्रस्तर खंड कंकड़, रेत, बजरी भी खिसकते हैं। देखिए जब ये बर्फ खिसकेगी तो इससे कंकड़ पत्थर भी क्या होगा? खिसक के आगे जाएगा। ये पदार्थ अपरदन कार्य में औजार का काम करती है। ये पदार्थ जो कि अपरदन में औजार की तरह कार्य करती है। हिमानी में अपरदन से हिम, गोला, यू आकार की घाटी तथा लटकती घाटी, हिम्मत झील आदि का निर्माण। देखिए यहाँ ये इसका निर्माण किया यू आकार का। हम लोग परिवहन कार्य देख लेते हैं उसके। हिमानी बहुत ही मंद गति से खिसकती है। वह अपने साथ छोटे बड़े शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी को घसीट कर ले जाती है। इन पदार्थों को हिमानी का भार कहते हैं। देखिए जब हिमानी धीरे धीरे खिसकता है तो इसके साथ शिलाखंड, कंकड़, पत्थर सब ले जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? उसे हिमानी का भार कहते हैं। हम लोग देखते हैं निक्षेपण कार्य। जब हिमानी पिघलती है अथवा पिघलकर नीचे हटती है तब वह अपने साथ लाए पदार्थों को घाटी के विभिन्न भागों में जमा कर देती है। देखिए जब वो बर्फ के से पानी के रूप में धीरे धीरे पिघलेगा तब तो उसमें कुछ रहेगा नहीं, तो क्या करेगा? वहाँ पर जमा कर देगा। इस प्रकार के निक्षेपक पदार्थों को हिमोड कहते हैं। घाटी में स्थित के आधार पर हिमोड 4 प्रकार के होते हैं: अंतस्थ हिमोद, पार्श्विक हिमोद, मध्यस्थ हिमोद, तटस्थ हिमोद। हम लोग 4 प्रकार देखते हैं। यहाँ देखिए दिखाया हुआ है। मध्यस्थ हिमानी, तटस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड, यह है। हम 4 प्रकार देख लेते हैं। तटस्थ अंतस्थ हिमोड बांध। जब हिमानी पिघलती है तब मलबा घाटी हिमानी के अंदर छोर में जमा हो जाता है और कटक जैसी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, जिससे अंतस्थ हिमोड कहते हैं। इसमें मिट्टी से लेकर नुकीली और गोल शिलाखंड भी होते हैं। और पार्श्विक हिमोड देख लेते हैं। हिमानी के दोनों किनारों पर जो हिमोड जमा हो जाते हैं उन्हें पार्श्विक हिमोड कहते हैं। देखिए यू आकार का है और यहाँ पे जो दोनों बगल में जमा हो जा रहा है हम लोग इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक हिमोड कहते हैं। और जो कि मध्यस्थ हिमोड देख लेते हैं। जब दो हिमानियाँ विभिन्न दिशाओं में से आकर मिल जाती हैं तो प्रत्येक हिमानी का एक पास हिमोड आपस में मिल जाता है। इस प्रकार देखिए ये दो यू आकार का है और 2 प्रकार से यहाँ से आकर ऐसे मिले हुए थे। ये दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? मध्यस्थ, दोनों के बीच में हो जाता है, मध्यस्थ हिमोड हो गया। और अगला है तलस्थ हिमोड। ये यू आकार का है, यहाँ पार्श्विक हो गया और 2 आकार मिली तो यहाँ मध्यस्थ हो गया। तो बीच वाला जो नीचे तलस्थ में तली में जमा हो गया इसे हम लोग क्या कहते हैं? तलस्थ हिमोड कहते हैं। हम आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों ये पूरा पार्ट देखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका सेकेंड भाग बना देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखने में उब जाएंगे। इसलिए इसका दूसरा भाग हम लोग दूसरे वीडियो में बनाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ तक अगर देखें तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत। इसका दूसरे भाग का जो है कि लिंक आई बटन में और इंड स्क्रीन दोनों में दे देंगे। जैसे ये भाग खत्म हो ऊपर आई बटन में और इंड स्क्रीन दोनों में आएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके इसका दूसरा भाग देख सकते हैं।
ठीक है, अच्छा, जय हिंद, जय भारत।